लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश भर में विरोध किया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स में रिजर्वेशन कोटा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। फाइटर्स की फैमिलीज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा? शेख हसीना का इस्तीफा मांगने लगे। ये सब अचानक नहीं हुआ। 5 अगस्त का दिन भारत के लिए तो काफी खास है ही, क्योंकि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया। इसके अलावा राम मंदिर का भूमि पूजन वो भी इसी तारीख को हुआ। लेकिन अब 5 अगस्त बांग्लादेश के लिए भी कभी ना भूलने वाला दिन बन चुका है, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के पीछे वही कारण है जिसकी वजह से भारत में भी अलग अलग राज्यों में कभी ना कभी हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है, और वो है रिजर्वेशन। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू करने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश भर में विरोध किया गया। भारत हो या बांग्लादेश या फिर कोई और कंट्री, जब एक वर्ग को आरक्षण दिया जाता है तो दूसरा वर्ग ये सोचता है कि उसका हक छीन लिया गया। और यही कारण है कि बांग्लादेश में एक ग्रुप ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन इसकी वजह से वहां दंगे हुए, माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटीज को टारगेट किया गया। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन क्या है ये पूरा इंसिडेंट? आइए आज की वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान उस समय 2 हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बना। इसके पीछे रीजन था क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के सिटीजन्स को काफी इंफीरियर समझते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान ही हमेशा बांग्लादेश पर रूल करे, इसीलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश में उर्दू लैंग्वेज इंपोज करनी शुरू की। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के जो सिटीजन्स थे वो जनरली बंगाली समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस चीज का विरोध किया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को यह चीज पसंद नहीं आई, इसलिए 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। और पाकिस्तान के से बांग्लादेश के लाखों सिटीजन्स मारे गए। अब बांग्लादेश ने भी इसको काउंटर अटैक करने का सोचा, और वहां की मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सिविलियंस ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। करीब 9 महीने तक चली इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया, और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हुआ। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश का साथ दिया। अब आज़ादी के 1 साल बाद 1972 में शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है, उन्होंने इस जंग में शामिल फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशन अनाउंस किया। उस समय मल्टीपल कैटेगरीज के लिए टोटल 80% रिजर्वेशन लागू था, लेकिन टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी हुए। देखिए, जब ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया था तो ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, लेकिन जब इसमें चेंजेस हुए तो ये फ्रीडम फाइटर्स की नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को भी दिया गया। 2018 की अगर बात करें तो बांग्लादेश में टोटल 56% रिजर्वेशन लागू था, जिसमें से 30% रिजर्वेशन सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज के लिए था। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन था विमेंस के लिए, 10% रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स के लिए था जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इसके अलावा 5% रिजर्वेशन ट्राइबल कम्युनिटी या माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, और 1% रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, यानी टोटल 56% रिजर्वेशन। इसमें जो मेजर पोर्शन 30% वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स को दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कौन होंगे ये कौन तय करेगा? क्योंकि कल को तो कोई भी उठ के कह सकता है कि हमारी फैमिली भी उस जंग में शामिल थी, इसलिए ये तय करने की जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट के पास। यहाँ पर यह भी कहा गया कि अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, उनके सपोर्टर्स को ही इस फ्रीडम फाइटर्स कोटे में मेन बेनिफिट दिया जा रहा था। अब 1990 से ही इस पॉलिसी की अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन 2018 में इन प्रोटेस्ट में एक मोमेंटम देखने को मिला। लाखों स्टूडेंट और जॉब सीकर्स ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन शुरू किए। उनका मेन कंसर्न था कि ये जो पॉलिसी है इसका मिसयूज किया जा रहा है, और इससे जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है एक बड़े लेवल पे अफेक्ट हो रहा है। उस समय ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट ने सिविल सर्विसेज के लिए सभी तरह के कोटा को हटाने का फैसला किया। इसके साथ ही फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स में रिजर्वेशन कोटा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उस समय तो गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक सेटलमेंट हो गया, लेकिन 2024 में फिर से प्रोटेस्ट क्यों हुए? कुछ समय पहले फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज की तरफ से बांग्लादेश हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कहा गया कि 2018 में गवर्नमेंट का रिजर्वेशन हटाने का फैसला इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन इसके बाद 5 जून को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी को फिर से लागू करने का फैसला किया। इस बार गवर्नमेंट ने भी हाईकोर्ट का साथ दिया, लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी फिर से लागू हुई, पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे। सबसे पहले 6 यूनिवर्सिटीज ने इसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। इसके बाद और यूनिवर्सिटीज भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और जगह जगह पर प्रोटेस्ट मार्च निकाले जाने लगे। इसके बाद 12 जुलाई को एक शॉकिंग न्यूज आती है। कोमिला विक्टोरिया कॉलेज, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे,
वहाँ पर रूलिंग पार्टी अवामी लीग के मेंबर्स का एक ग्रुप पहुंचा और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया। अब इस चीज से जो प्रोटेस्टर्स थे वो काफी भड़क गए, वो प्रोटेस्ट को और इंटेंस कर दिया, रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद 14 जुलाई को शेख हसीना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। अब रजाकारों का सिर्फ जिक्र करने से ही ढाका में चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रोटेस्टर्स ने उस सरकारी टीवी चैनल को भी आग लगा दी जिसमें शेख हसीना ने इंटरव्यू दिया था। पूरी ढाका यूनिवर्सिटी में तुई के आमी के रजाकार रजाकार के नारे गूंजने लगे। इसका मतलब होता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, रजाकार रजाकार। अब प्रदर्शन हिंसक हो चुका था। महीने भर में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ही थे जो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है और जिन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें रजाकार बुलाया था। शेख हसीना ने यह बयान देने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि छात्रों को रजाकार कह देना उनकी सरकार को इतना भारी पड़ेगा कि जो बांग्लादेश का प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया। अब छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांगे रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक शेख हसीना के बाद उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आक्रोश को और भड़काया। समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई हक नहीं है। इसके बाद सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा कि रजाकारों की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। नेताओं के ऐसे गिरे हुए बयानों से छात्रों का प्रदर्शन और तेज हो गया। अब सरकार जिन्हें गद्दार साबित करना चाह रही थी वे जनता की नजरों में अब हीरो बन चुके थे। तो शेख हसीना ने जिन रजाकारों का जिक्र किया, तो आखिर कौन है ये रजाकार जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो चुका था। आइए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। साल 1971 बांग्लादेश के लिए हुई जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करे 2 दिन बीत चुके थे। अब 18 दिसंबर की सुबह ढाका के बाहरी इलाकों में एक के बाद एक 125 लाशें मिलती है। इन सभी के हाथ बंधे हुए थे। इनमें से कुछ को गोली से मारा गया और कुछ को राइफल में लगे चाकू से मारा गया था। इनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन बाद में जब इनकी पहचान हुई तो ये सामने आया कि ये सभी 125 लोग बांग्लादेश की जानी मानी हस्तियां थी। ये उन 300 लोगों में शामिल थे जिन्हें रजाकारों ने बंधक बना लिया था ताकि बांग्लादेश में लगातार आगे बढ़ रही भारतीय सेना से वे अपनी बात मनवा सके। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के सरेंडर कर देने की बात सामने आई, रजाकारों ने सभी बंधकों को मार डाला। यहाँ पर भारतीय सेना की कार्यवाही में जिंदा बचे 2 रजाकारों ने सरेंडर किया और 300 लोगों की जान लेने की बात कबूल की। 1971 की जंग के दौरान बांग्लादेश में रजाकार होना कोई आम बात नहीं रह गई थी। रजाकार अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है साथ देने वाला, लेकिन बांग्लादेश में इसे बहुत अपमानजनक माना जाने लगा। रजाकार का मतलब गद्दार हो गया, जिन्होंने 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान के इशारों पर अपने ही लोगों का खून बहाया। बांग्लादेश पहुंचकर टिक्का खान ने आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे मुक्ति वाहिनी मोर्चे पर लगाम लगाने के लिए 3 तरह की मिलिशिया बनाई, अल बद्र, अल शम्स और रजाकार। जमात इस्लामी के नेता मौलाना अबुल कलाम को रजाकारों का नेता बनाया गया। शुरुआत में रजाकार सेना में सिर्फ 96 लोग शामिल थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। इनमें ज्यादातर बंटवारे के वक्त बिहार से बांग्लादेश जाने वाले उर्दू जानने वाले मुस्लिम शामिल थे। वे नहीं चाहते थे कि भाषा के नाम पर अलग देश बांग्लादेश बने और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो। जाने माने ऑथर येलेना बिबरमैन ने अपनी किताब गैम्बलिंग विद वॉयलेंस में पूर्व रजाकार के हवाले से लिखा कि वे गरीब और अनपढ़ लोग थे, उन्हें यकीन था कि वे इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, शेख हसीना की सिर्फ एक स्टेटमेंट से जो प्रोटेस्ट कुछ यूनिवर्सिटी तक ही सीमित था, वो पूरे देश में अब एक हिंसक रूप ले चुका था। लेकिन शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा सिस्टम को हटाने को लेकर था, लेकिन बाद में एंटी गवर्नमेंट कैसे बन गया। इसका पहला कारण तो ये है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर कई बार इलेक्शंस में मैनिपुलेशन के आरोप लगते रहे। इस बार 2024 के इलेक्शंस में भी ऐसी ही चीजें सामने आई। इस बार विपक्षी पार्टियों ने अवामी लीग के खिलाफ एक गठबंधन भी बनाया, लेकिन बावजूद इसके शेख हसीना की पार्टी इस बार चुनाव जीत गई। इसलिए देश के अधिकतर पार्टियां शेख हसीना के खिलाफ थी। ये तो एक पॉलिटिकल एंगल हुआ, लेकिन इस वर्स्ट सिचुएशन के पीछे एक इकोनॉमिक कारण भी है। बांग्लादेश में आपको एक बड़ी संख्या में ऐसे युवा देखने को मिलेंगे जिनके लिए स्थायी रोजगार का अर्थ होता है गवर्नमेंट जॉब। बांग्लादेश, भारत, या जो हमारा साउथ एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार इतना अवेलेबल नहीं है जिस हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन है। इसलिए सरकारी नौकरियों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए बांग्लादेश में जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के सामने पहले से ही इतनी बड़ी चुनौती है, वहाँ पर रिजर्वेशन भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। 30% रिजर्वेशन सिर्फ उनको दिया जा रहा था जो संख्या में काफी कम थे। इसके अलावा यहाँ पे यह भी कहा गया कि अवामी लीग के सपोर्टर्स को ही यहाँ पर मेन बेनिफिट दिया जा रहा था। इसके अलावा बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट वो भी अराउंड 10% है। इसका मतलब है कि जो आम आदमी है वो भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि महंगाई ही इतनी ज्यादा है।
इसलिए राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर नागरिकों को सरकार में विश्वास नहीं रहा। यही तमाम कारण है कि बांग्लादेश में आज इतनी अनस्टेबिलिटी पैदा हुई। अब देश की खराब स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी फिर से लागू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 93% जॉब वो मेरिट बेस पर ही मिलेंगी। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको भी घटाकर अब 5% कर दिया गया। यानी 93% जॉब्स अब मेरिट बेस्ड, इसके अलावा 5% फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के लिए, इसके अलावा 1% एथनिक माइनॉरिटीज और बचा हुआ 1% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रोटेस्टर्स खुश नहीं थे। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को रिजर्वेशन देना ही क्यों है, क्योंकि 1971 की जंग इन्होंने तो लड़ी नहीं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह का रिजर्वेशन देना गलत है। इनको भी जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाए। लेकिन अब प्रोटेस्ट को 2 दिन के लिए टालने का फैसला किया गया। लेकिन ये सिचुएशन फिर से तब बिगड़ गई जब 3 स्टूडेंट लीडर्स को हॉस्पिटल से उठा लिया गया। अब तक हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके थे। इस प्रोटेस्ट को लीड करे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इनमें से 3 लोग जो नाहिद इस्लाम, अबू बकर और आसिफ महमूद अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, इन्हें वहां से उठा लिया गया और इन सभी से जबरदस्ती आंदोलन वापस लेने के लिए एक वीडियो बनवाया गया। जब ये लोग कैद में थे तो गृह मंत्री दावा कर रहे थे कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से आंदोलन वापस लेने की अपील की। लेकिन जब इस चीज का खुलासा हुआ तो देश की परिस्थितियां और बिगड़ने लगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और स्टूडेंट लीडर से बातचीत करके मामले को हल करने की अपील की। लेकिन अब देश में परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थी कि बातचीत करने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। लोगों ने कहा कि अब फैसला सड़कों पर होगा। दंगे जैसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया। पूरे देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड कर दी गई। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन पर भी रोक लगा दी गई। सरकार ने मिलिट्री के जरिए इस पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की। पुलिस फोर्स और मिलिट्री ने वायलेंटली तरीके से इस चीज को हैंडल किया। सैकड़ों लोग इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में मारे गए। हजारों लोग घायल हो गए। सरकार को लगा कि अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ रिजर्वेशन खत्म करने को लेकर सीमित नहीं रहा। पुलिस फोर्स और स्टूडेंट विंग बांग्लादेशी छात्र लीग की तरफ से प्रोटेस्टर्स पर वायलेंटली अटैक किए गए। इसलिए प्रोटेस्टर्स ने टोटल 9 डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी, जिसमें कहा गया कि शेख हसीना को पब्लिकली आकर माफी मांगनी होगी और स्टूडेंट्स की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार को लेनी होगी। इसके अलावा होम मिनिस्टर और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट पोजीशन से रिजाइन करना होगा। इसके अलावा जिन एरियाज में स्टूडेंट कैजुअलिटीज हुई वहां के पुलिस कमिश्नर को भी डिसमिस किया जाए। बांग्लादेश के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बांग्लादेशी छात्र लीग स्टूडेंट विंग पर नेशन वाइड बैन लगना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मारे गए उनकी फैमिलीज को भी फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो इस तरह के डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखी गई। लेकिन 3 अगस्त इस पूरे इंसिडेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नाहिद इस्लाम, जो इस पूरे प्रोटेस्ट का की ऑर्गेनाइजर था, उसने 3 अगस्त को हुई एक रैली में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान किया। इसके बाद प्रोटेस्टर्स की अब सिर्फ एक सिंगल डिमांड रह गई थी कि शेख हसीना और सभी कैबिनेट मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स अब किसी और चीज पर सेटलमेंट करने को तैयार नहीं थे। अब 5 अगस्त 2024 की सुबह बांग्लादेश की सड़कों पर 4 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी जमा हो चुके थे। वे किसी भी कीमत पर शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश का माहौल बिगड़ता हुआ देख तीनों सेनाओं के प्रमुख और पुलिस चीफ प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वहां पर शेख हसीना की बहन शेख रेहाना भी मौजूद थी। शेख हसीना ने हर हाल में प्रोटेस्टर्स को रोकने का आदेश दिया, लेकिन आर्मी चीफ ने इसे असंभव बताया। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने कहा कि देश भर से लाखों लोग ढाका पहुंच रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास के करीब भी पहुंच चुके हैं। शेख हसीना को बचाने का अब इकलौता जरिया यही है कि लोगों को मारा जाए। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर जनसंहार करना होगा। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों के काबू में आने की कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद शेख हसीना की बहन शेख रेहाना ने उनसे अकेले में बात करने को कहा। 20 मिनट के बाद जब वो लौटे तो शेख हसीना चुप थी। हालांकि वह फिर भी प्रोटेस्टर्स को काबू में करने पर अड़ी हुई थी। लेकिन सेना प्रमुखों की चिंता को देखते हुए आर्मी चीफ ने अमेरिका में रह रहे शेख हसीना के बेटे वोजिद जॉय को फोन किया और वोजिद से शेख हसीना को समझाने को कहा। अब शेख हसीना वोजिद के समझाने पर बांग्लादेश छोड़ने को राजी हो गई। अब देश में हालात बिगड़ते हुए देख आर्मी चीफ ने अनुमान लगाया कि शेख हसीना के पास देश से सुरक्षित निकलने के लिए 1 घंटे से भी कम का समय है। दोपहर करीब 1 बजे शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ अपने आवास से नीचे उतरी। बांग्लादेश के अधिकारी उनके देश छोड़ने से पहले देश के नाम उनके आखिरी संबोधन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ कंफ्यूजन हुआ। लाइव ब्रॉडकास्ट वाला ट्रक प्रधानमंत्री आवास की जगह आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर चला गया। ये बांग्लादेश में सत्ता बदलने का सबसे बड़ा संकेत था।
इसके बाद शेख हसीना को उनके काफिले के साथ उनके आवास से बाहर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक उनके आवास के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। इसके बाद उनकी टीम ने मदद की अपील की और सेना की बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर पहुंची और भीड़ को किसी तरह रोककर शेख हसीना को वहां से निकाला गया। इसी बीच ढाका से भारत की राजधानी दिल्ली में 2 अर्जियां भेजी गई। पहली अर्जी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुछ समय के लिए भारत आने की इजाजत देने की अपील थी। इसके कुछ ही देर बाद भेजी गई दूसरी अर्जी में बांग्लादेश के अधिकारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत में दाखिल होने के लिए क्लियरेंस मांगते हैं। इसके बाद शेख हसीना और उनकी बहन को एयरफील्ड पहुंचाया गया और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठाकर बांग्लादेश से बाहर ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने शेख हसीना के देश छोड़ते ही विपक्षी पार्टियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट की। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई अब उनको इंसाफ भी दिलाया जाएगा। इसके बाद देश भर में चल रहा विरोध प्रदर्शन कुछ हद तक शांत हुआ। 5 अगस्त की शाम करीब 6 बजे शेख हसीना का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। यहाँ भारत के NSA अजीत डोभाल ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद उन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ दिल्ली भेजा गया। अभी वे कितने समय तक भारत में ही रहेंगी ये स्पष्ट नहीं है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अगर उन्हें इंग्लैंड में शरण नहीं मिलती है तो शेख हसीना UAE, सऊदी अरब या फिनलैंड भी जा सकती है। अब बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने 6 अगस्त को संसद भवन में एक ऑल पार्टी मीटिंग कंडक्ट की। यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई पार्टियों के बड़े नेता मौजूद रहे। S जयशंकर ने बताया कि कुल 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्र बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भारत ने वहां के आर्मी चीफ से भी बात की। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने बताया कि कुल 20,000 भारतीय नागरिक बांग्लादेश में फंसे हुए थे। इनमें से 8,000 लोग वापस आ चुके हैं। भारत सरकार अपने लोगों के संपर्क में है। भारतीय हाई कमीशन वहां पर लगातार अपना काम कर रहा है। सरकार का फोकस वहां पर फंसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर है। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि क्या इस हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। इसके जवाब में S जयशंकर ने कहा कि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर लगातार अपनी प्रोफाइल फोटो पर बांग्लादेश की हिंसा की तस्वीरें लगा रहे थे, इसलिए इस एंगल की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही बाकी पार्टी के नेताओं ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित में सरकार का साथ देने की बात की। अब 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि देश को अब वो संभालेंगे। नए सिरे से इलेक्शंस होने तक देश में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। इसके बाद 8 अगस्त को 17 मेंबर्स की एक अंतरिम सरकार ने शपथ ली और मोहम्मद यूनुस उसको इस गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया गया। साथ ही कुछ की मिनिस्ट्रीज जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री वो भी यूनुस के पास ही रहेगी। इसके साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल 2 स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद उनको भी इस सरकार में जगह दी गई। यहाँ पर बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने कहा कि 3 महीने में ही देश में चुनाव कराए जाए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बांग्लादेश 3 महीने में चुनाव कराए जाने की स्थिति में है या नहीं। इसके साथ ही जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा उनके पार्टी के सदस्यों और सपोर्टर्स पर हमला शुरू कर दिया गया। टारगेटेड किलिंग्स की जाने लगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जिनको लेकर भारत में पहले से ही आशंका जताई जा रही थी। यहाँ पर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिंदुओं के घर, दुकानों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाने लगा। बांग्लादेश के 64 में से 61 जिलों में हिंदू आबादी रहती है। इन्हें आमतौर पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का सपोर्टर माना जाता है और यही कारण है कि अब ये कट्टरपंथियों के निशाने पर है। बांग्लादेश की आबादी करीब 17 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ 35 लाख आबादी हिंदुओं की है। बांग्लादेश में मुस्लिम कम्युनिटी के बाद हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आज़ादी के बाद इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। जब 1951 में सेंसस हुए थे तो हिंदू कुल आबादी का 22% थे, लेकिन 2018 में ये 8% से भी कम रह गए। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 2,30,000 हिंदू देश छोड़ रहे हैं। अभी इस प्रोटेस्ट में भी बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत आने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में कूच विहार और जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर 1,000 लोग शरण लेने के लिए पहुंचे, लेकिन BSF ने उन्हें रोक दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, उन्होंने भी हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर चिंता जताई। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि नस्ली आधार पर किसी पर भी हमला करना या हिंसा करना गलत है। देखिए, जो हिंदू कम्युनिटी जिसका इस पूरे प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है, उन पर हमला करना एक गहरी साजिश को दर्शाता है। क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए किए गए कि हिंदू कम्युनिटी को एक बड़े लेवल पे पलायन करवाया जा सके? आपको कश्मीरी पंडित वाली सिचुएशन तो याद ही होगी, लेकिन इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री, इसके कुछ फर्जी लिबरल्स जिन्होंने इजराइल पैलेस्टीन वॉर के समय अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा था कि ऑल आइज ऑन राफा, लेकिन अब जब बात हिंदुओं पर हमले की आई तो इन्हें बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखते, बाकी सब दिखता है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा पर काम करना।
चलिए अब लास्ट में बात करते हैं कि बांग्लादेश की इस अनस्टेबिलिटी से भारत पर क्या असर हो सकता है। बांग्लादेश की ये पूरी सिचुएशन भारत के लिए कैसे चिंताजनक है। अभी भारत के 8 पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चाइना और मालदीव्स का स्टैंड अभी एंटी इंडिया है। इसके अलावा नेपाल और म्यांमार ये न्यूट्रल है, और भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश इनके भारत से अभी अच्छे संबंध है। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष तवज्जो देते हुए एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया था। अब शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भारत के लिए कई मुश्किलें हो सकती है। भारत हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश समेत उसके पड़ोसी देश स्थिर हो। ऐसे में किसी गैर चुनी हुई सरकार के साथ भारत नहीं दिखना चाहेगा। पहले जब सेना ने तख्ता पलट किया है तो भारत से रिश्ते खराब ही हुए हैं। यहाँ पर भारत ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चाइना के बाद पूर्वी छोर पर भी एक और मोर्चा खुल जाए। भारत बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार देखना चाहता है, क्योंकि शेख हसीना चाइना और भारत के बीच एक संतुलन बनाकर रखती थी। उनका स्टैंड हमेशा से प्रो इंडिया रहा है, इसलिए भारत में एक ऐसी लॉबी है जो बांग्लादेश की इस हिंसा से काफी खुश दिखाई पड़ रही है। अब अगर एक सिनेरियो ये हो जाए कि बांग्लादेश में इलेक्शंस के बाद BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में वापसी करे, तो ये भारत के लिए परेशानी होगी, क्योंकि खालिदा जिया जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है वो भारत विरोधी नीति के लिए जानी जाती है। इस साल उनकी पार्टी BNP ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। BNP ने भारत में निर्मित चीजों के बहिष्कार की अपील भी की थी। BNP की सरकार बनने से भारत का एक्सपोर्ट रुकेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में चल रहे भारत के कई प्रोजेक्ट्स पर असर देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश भी नेपाल की तरह चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर कट्टरपंथी जमात इस्लामी सत्ता में वापसी करे तो ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के इस छात्र आंदोलन की बुनियाद में जमात का हाथ बताया जाता है। ऐसे में जमात भी चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। जमात पर यह आरोप है कि उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है, जो बांग्लादेश में होने वाली आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, और यही कारण है कि उस पर बैन लगाया गया था। अब इन परिस्थितियों में अगर जमात से बैन हटता है और वो चुनाव में शिरकत करती है तो बांग्लादेश में ये एक बड़ा बदलाव होगा। हो सकता है कि बदलाव चाह रही जनता कट्टरपंथियों को भी जिता दे। अगर जमात को सत्ता मिलती है तो बांग्लादेश भारत का दुश्मन बन जाएगा। दरअसल जमात पाकिस्तान की जमात इस्लामी पार्टी की एक विंग है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ेगा और भारत को पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से भी आतंकी समस्याओं से निपटना पड़ेगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे अमेरिका और चीन कैसे शामिल है। दैनिक भास्कर ने कर्नल अशोक कुमार तारे से सवाल जवाब किए। उन्होंने पूछा कि बांग्लादेश की इस घटना के पीछे क्या वजह है, बांग्लादेश क्यों जल रहा है। इसके जवाब में कर्नल अशोक कुमार तारा कहते हैं कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका की वजह से बांग्लादेश को अस्थिर किया गया है। शुरू में वहाँ पे कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। सरकार मांगे मानने को भी तैयार हो गई, लेकिन फिर भी छात्र नहीं माने। वे शेख हसीना का इस्तीफा मांगने लगे। ये सब अचानक नहीं हुआ। कुछ समय पहले शेख हसीना चीन गई थी, वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर डील होनी थी। ये रिवर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स थे। चाइना को जो 2 प्रोजेक्ट्स दिए जाने थे वो भारत को दे दिए गए, जिससे चीन नाराज था। चीन बांग्लादेश में ऐसा बेस चाहता है जो भारत के लिए मुसीबत बन सके। इसके अलावा बांग्लादेश के 5 कुछ आइलैंड्स हैं, अमेरिका उन्हें मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, निशाने पर सिर्फ शेख हसीना ही नहीं है, बल्कि इसका मकसद बांग्लादेश को लोकतांत्रिक तौर पर कमजोर करने का है। इसे दूसरे देशों को फायदा होगा। साथ ही भारत को ईस्ट एशिया में कमजोर करना भी इसका मकसद है।